गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। माई सेल्फ विष्णु दत्त सौकरिया और मैं आपके लिए लेके आया हूं गणित विषय। तो बच्चों, मेरा चैनल है वीडी मैथ्स पॉइंट के नाम से। टेलीग्राम पे बच्चों में वीडी मैथ पॉइंट के नाम से ही हूँ, इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से है और व्हाट्सएप नंबर है बच्चों मेरे 8947878501। तो बच्चों, आप मुझे इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे हर जगह फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू बच्चों। तो बच्चों, कल हमने बात की थी प्रश्नावली 2.4 के सवाल नंबर 6 तक हम लोगों ने कर लिए थे और आज हम सवाल नंबर 7 को शुरू करेंगे। तो आओ बच्चों, बोर्ड की तरफ ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों हमारे पास है, हसन स्कूल वर्दी के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। हसन कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, वो क्या करता है, स्कूल वर्दी, स्कूल में जो वर्दी पहनते हैं ना, ड्रेस गणवेश, उसके लिए क्या करता है, वो 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। 2 प्रकार में कौन कौन से? कमीज का कपड़ा और पतलून का कपड़ा। कौन सा कपड़ा? एक तो कमीज सिलवाने के लिए और एक पैंट सिलवाने के लिए या चड्डा नेकर सिलवाने निक्कर सिलवाने के लिए। तो उसने क्या किया, कमीज का कपड़ा तो किस भाव में खरीदा? 50 रुपए प्रति मीटर के भाव में। और पतलून जो हमारे पास निक्कर बनवाएंगे, पैंट बनवाएंगे, उसका कपड़ा किस भाव का था? 90 रुपए प्रति मीटर। कमीज के लिए 3 मीटर और पतलून के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। कमीज के लिए तो ये बुशर्ट कमीज बनवाने के लिए तो कितना मीटर कपड़ा चाहिए? 3 मीटर। और पतलून यानी निक्कर या पैंट बनवाने के लिए कितना चाहिए? 2 मीटर। तो कपड़े को क्रमशः 12% वह 10% के लाभ पर बेचा। कपड़े को क्रमशः 12% वह 10% के लाभ पर बेचा। कपड़ा कौन सा? मतलब कमीज के लिए तो कितने परसेंट पर? 12% पर। और पतलून के लिए कितना परसेंट? 10% लाभ पर बेचा। क्रमशः का अर्थ क्या होता है? क्रम से आने वाले। क्रम से क्या आ रहा है? पहले कौन सा कपड़ा आ रहा है? कमीज का कपड़ा, बाद में पतलून का कपड़ा। तो कमीज का कपड़ा तो 12% लाभ पर बेचेगा और पतलून का कपड़ा 10% लाभ पर बेचेगा। तथा 36,600 रुपए प्राप्त किए। कपड़ा बेचने के बाद उसे कितने रुपए प्राप्त हुए? 36,600 रुपए। तो पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा उसने, बताइए। पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा? उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल तो समझ में आया होगा। तो अब हम इसके हल की तरफ ध्यान देंगे। कौन था? हसन था। हसन ने क्या किया? कमीज के 2 प्रकार के कपड़े खरीदे। 1 और 2, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। इधर तो किसके लिए खरीदा था? कमीज के लिए। इधर अब कमीज का कपड़ा तो कितने रुपए भाव में खरीदा था? 50 रुपए प्रति मीटर। इस बात का आपको मतलब मालूम है क्या, ये क्या कहना चाह रहा है? 50 रुपए प्रति मीटर। भाई देखो, कपड़ा बनाने के लिए ना हमें मीटर में कपड़े की आवश्यकता होती है। किस में आवश्यकता होती है? मीटर में। तो वो जो मीटर है ना, जैसे मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर है, माना हमने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मीटर है? 1 मीटर है। तो इस जो कपड़े का भाव है ना, वो कितना है? 50 रुपए प्रति मीटर। यानी इतना कपड़ा खरीदने के लिए मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 50 रुपए। और मुझे अगर पूरा शर्ट सिलवाना है तो उसके लिए मुझे ज्यादा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि एक बुशर्ट या एक शर्ट सिलने के लिए कितने मीटर कपड़ा मांग रहा है? ये 3 मीटर। कितना कपड़ा मांग रहा है? 3 मीटर। तो मान लो कि यहाँ से सिर्फ बाजू बाजू का ही 1 मीटर कपड़ा लग गया, तो उसके रुपए कितने हैं? 50 रुपए प्रति मीटर। अगर 3 मीटर खरीदूंगा तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 150 रुपए या 150 रुपए। अरे बेटा 250 नहीं, 150 रुपए। तो कमीज कितने रुपए भाव में खरीद रहा है? 50 रुपए प्रति मीटर। और पतलून 90 रुपए प्रति मीटर। 90 रुपए प्रति मीटर। अब उसने कमीज के लिए तो कितना कपड़ा खरीदा था? 50 रुपए प्रति मीटर। कमीज के लिए कितना मीटर कपड़ा खरीदा? 3 मीटर कपड़ा तो उसने कमीज के लिए खरीदा। और पतलून के लिए 2 मीटर। फिर क्या किया उसने? ये जो शर्ट का कपड़ा है उसको तो कितने प्रतिशत लाभ पे बेचा? 12% लाभ पर। और इस पतलून के कपड़े को कितने लाभ पर बेचा? 10% लाभ पर। और दोनों को मिलाकर उसने जो लाभ प्राप्त किया
उसके बाद में कुल विक्रय मूल्य कितना आया? 36,600 रुपए। हसन ने क्या किया? कमीज के लिए और पतलून के लिए कपड़ा खरीदा। कमीज के लिए तो 50 रुपए प्रति मीटर, पतलून के लिए 90 रुपए प्रति मीटर। उसने कपड़ा कितना खरीदा था कमीज के लिए? 3 मीटर। और पतलून के लिए कपड़ा कितना खरीदा? 2 मीटर। फिर उसने क्या किया? उनको बेचा। उसको लाभ कमाना था। क्या कमाना था? लाभ। लाभ कैसे कमाया जाता है? अगर हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो हमें क्या होता है? लाभ होता है। लाभ कैसे? क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, इन दोनों के बारे में भी जानते हैं। तो क्रय मूल्य क्या है? क्रय का अर्थ होता है खरीदना। क्या होता है? खरीदना। क्रय क्रय का अर्थ क्या है? खरीदना। तो क्रय यानी जो खरीदने वाला जो मूल्य है वो तो क्रय मूल्य कहलाता है। और विक्रय का अर्थ होता है बेचना, यानी कि बेचने वाला मूल्य। जैसे मानो आप गए दुकान पे, है ना, दुकान पे गए और आपने कहा कि भाई साहब डेयरी मिल्क दे दो, डेयरी मिल्क दे दो। दुकान वाले ने कहा कि 10 रुपए की मिलेगी। कितने रुपए की मिलेगी? 10 रुपए की। आपने क्या किया? 10 रुपए की ले ली और घर पे आ गए। अब आपका मौसी का लड़का आया हुआ था। अब वो बोला कि दीदी ये चॉकलेट कितने की है? तो आपने कहा कि 15 रुपए की। क्या बोला? 15 रुपए की। तो उसने आपको 15 रुपए दे दिए और वो चॉकलेट लेके चला गया। अब उसमें आपको लाभ हुआ या हानि? कैसे पता लगा? 5 रुपए अतिरिक्त लिया आपने, ज्यादा ले लिया ना 5 रुपए। तो क्रय मूल्य तो कितना था? 10 रुपए। खरीदी थी कितनी में थी? 10 रुपए में। बेच दी कितने में? 15 रुपए में। कितने रुपए ज्यादा ले लिए? 5 रुपए। तो वो जो 5 रुपए ज्यादा में बेची है ना आपने, तो वो 5 रुपए आपके लिए क्या हो गया? आपका लाभ हो गया। क्या हो गया? लाभ हो गया। तो ऐसे ही क्रय और विक्रय मूल्य दोनों हो गए और लाभ भी आपको पता लग गए। तो 12% लाभ पर कमीज के कपड़े को बेचा, 10% लाभ पर पतलून के कपड़े को बेचा और टोटल कितने रुपए में बेचा? 36,600 रुपए में। अब हमें ये पता नहीं है, क्या पता नहीं है कि उसने कपड़ा कितना बेचा, ये पता नहीं है ना। ये तो पता है कि इतने रुपए भाव मीटर में कपड़ा मिल रहा है, इतने इतने मीटर कपड़ा ले लिया, लेकिन ऐसे पता नहीं है कि टोटल कितना बेच दिया उसने। ऐसे पता नहीं है ना कि टोटल कितना बेच दिया उसने। तो वही तो चीज पता लगानी है। क्या करेंगे? अब बच्चों इधर 3 मीटर कपड़ा है, इधर 2 मीटर कपड़ा है। क्या मैं इन दोनों कपड़ों को अनुपात में ले लूं? आपको लग रहा है क्या देखने में कि इन दोनों को अनुपात में ले लेंगे तो हमारे लिए सवाल सोल्व करना सरल हो जाएगा? ले लूंगा इनको। कमीज के कपड़े का अनुपात, ये अनुपात का चिन्ह है। कमीज के कपड़े का अनुपात। और इधर क्या लिखूंगा? पतलून के कपड़े का अनुपात। कितना अनुपात हो जाएगा? 3:2। ये क्या हो गया? कमीज के कपड़े और पतलून के कपड़े का अनुपात हो गया। हमें इस अनुपात में कपड़ा लेना पड़ेगा ना, कि जैसे एक शर्ट और एक पतलून दोनों सीने के लिए कितना मीटर कपड़ा चाहिए? 3:2 मीटर। हाँ, तो कमीज के कपड़े और पतलून के कपड़े का अनुपात कितना है? 3:2। अब मुझे कुल कपड़ा चाहिए। कुल कपड़ा लेने के लिए मैं क्या करूंगा? दोनों में क्या करूंगा? किसी चरपद का गुणा कर दूं। कोई एक चरपद मान लूं और उसका क्या कर दूं? गुणा कर दूं। तो क्या मानूं? कमीज के लिए कुल कपड़ा 3 को किससे गुणा कर दूं? तो कमीज के लिए कुल कपड़ा कितना है? 3 मीटर है ना। 3 मीटर। अब मैं मान लूं तो पतलून के लिए कितना कपड़ा होगा? 2 मीटर। पतलून के लिए कुल कपड़ा 2 मीटर। 2 गुणा ई बराबर 2 मीटर। क्या होगा? 2 मीटर। अब आगे क्या करना है? अब आगे कमीज के लिए कुल कपड़ा कितना लिया हमने? 3 मीटर। पतलून के लिए कुल कपड़ा कितना लिया? 2 मीटर। अब मैंने आपको वो जो नोटों वाले सवाल थे ना, उनमें एक चीज बताई थी। क्या चीज बताई थी? हमारे पास नोटों का क्या होता था?
अनुपात होता था। क्या होता था? अनुपात होता था। फिर उस अनुपात में हम क्या करते थे? गुणा करते थे। किससे गुणा करते थे? कोई चर पद लेते थे, उसका गुणा करते थे ताकि हमें नोटों की संख्या मालूम हो जाए। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे मेरे पास 10 रुपए के नोटों का अनुपात 2 है, फिर मैंने नोटों की संख्या क्या मान ली? 2x, है ना। अब मुझे नोटों का कुल मूल्य ज्ञात करना था, तो मुझे क्या करना पड़ता था? 10 रुपए के कितने नोट है? 2x नोट है। कितने नोट है? 2x नोट है। अब मैं आपको बोलूं कि 10-10 रुपए से कितने रुपए बने 2x नोटों में, तो आप क्या करते थे? 10 को 2x से गुणा करते थे ना। अरे जैसे 10-10 के दो नोट है आपके पास जेब में, कितने रुपए हो गए? 20 रुपए नहीं हो गए? 10-10 रुपए के दो नोट आपकी जेब में, कितने रुपए हो गए? तो आपने क्या किया? 10 को 2 से तो गुणा किया ना, क्योंकि नोट कितने थे? 2 थे, और रुपए कितने थे एक नोट का? 10 था। तो ऐसे ही मान लो 3 ई मीटर कपड़ा है। अगर 1 मीटर कपड़े का मूल्य है, 1 मीटर कमीज के 1 मीटर कमीज के कपड़े का मूल्य कितना है? 50 रुपए प्रति मीटर। 50 रुपए मीटर। तो 3 ई मीटर कपड़े का कितना रुपए हो जाएगा? 150। 3 ई मीटर कमीज के कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा? 3 ई गुणा 50। 3 ई गुणा 50 कितना आ गया? 150 ई मीटर। कितना आ गया? 150 ई मीटर। ई मीटर। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे का दूसरी स्क्रीन पे बताया जाएगा आपको। ध्यान से दो कि गुना सवाल को तो ही समझ में आओगे। अगर ध्यान न दिला कि सवाल में ऊपर से चल जाएगा। 150 बता देगा। हाँ, तो कमीज के कपड़े का कुल मूल्य कितना था? 150 ही। कमीज के कपड़े का कुल मूल्य था 3 ई गुणा 50, यानी कि 150 ई रुपये। 150 ई रुपये। अब पतलून के लिए, मैं बताऊं? पतलून के लिए कपड़े का कुल मूल्य कितना था या कितना है? 2 ई मीटर। तो हमारे पास क्या था? कपड़ा था, लेकिन था कितने रुपए मीटर? 90 रुपए मीटर। तो 2 ई गुणा 90 कितना हो जाएगा? 180 ई मीटर। 180 ई रुपये। हो गया ना। अब आगे क्या था? उसने क्या किया? कमीज के लिए कपड़े का कुल मूल्य 150 ई रुपए दिया, और पतलून के लिए कपड़े का कुल मूल्य कितना दिया? 180 ई रुपये। अब उसने हमें कहा था, प्रश्नानुसार उसने हमें कहा था कि कमीज के कपड़े में तूने परसेंट लाभ कमाया था। कमीज के कपड़े में उसने कितना परसेंट लाभ कमाया था? 12%। तो 150 ई रुपए थे उसके पास, तो 150 ई रुपए पर कितना परसेंट लाभ कमाया? 12%। 12% लाभ। तो इसका 12% लाभ निकाल ले क्या अपन? किस पे था ये? कमीज पर। किस पे था? कमीज पर। तो 150 बराबर ई, अरे बराबर क्यों? गुणा 150 ई का 12% लाभ का मतलब क्या होता है? गुणा। और 12, और यहाँ प्रतिशत को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? बटा में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। यहाँ 2 से कट रहा है ये 6 बार, ये 5 बार। इस 5 से फिर ये 15 कट रहा है कितनी बार? 3 बार। तो 3 ई गुणा 6। टोटल कितने रुपए का लाभ हो गया? 18 ई रुपए का। टोटल कितने रुपए का लाभ हो गया? ई भी तो है ना साथ में। टोटल कितने रुपए का लाभ हो गया? 18 ई रुपए का। अब आगे ये तो था हमारे पास, क्या था? क्रय मूल्य। क्या था ये? क्रय मूल्य था ना। ये भी, ये तो कमीज का क्रय मूल्य था, और ये पतलून का क्रय मूल्य था। तो क्रय मूल्य पे 12% लाभ हमें हुआ, तो लाभ कितने रुपए का हुआ? 18 ई रुपए का। अब मैं आपसे पूछूं तो कमीज का विक्रय मूल्य मुझे बताइए, तो कैसे बताओगे? 12% निकालो। कमीज का विक्रय मूल्य कैसे बताओगे?
अरे 12% तो निकाल लिया ना। हाँ निकाल लिया। आपने एक चीज 150 ई रुपए में खरीदी। हाँ। आपको लाभ कितने का हुआ? 18 ई रुपए का। आपने एक चॉकलेट 10 रुपए में खरीदी। आपको लाभ कितने का हुआ? 5 रुपए का। तो टोटल कितने में बेची थी आपने? 15 रुपए में। तो 150 ई में तो खरीदी थी और लाभ कितने का हुआ? 18 ई रुपए का। टोटल कितना रुपए हो गया विक्रय मूल्य में? 168 ई रुपये। 168 ई रुपये। तो कमीज का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 150 ई प्लस 18 ई बराबर 168 ई रुपये। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे? पतलून का लाभ निकालेंगे ना। चलो पतलून के कपड़े का लाभ निकालते हैं। पतलून का लाभ है, पतलून का लाभ निकालने के लिए हमारे पास कितने क्रय मूल्य कितना है पतलून का? 180 ई रुपये। और कितने % लाभ पर बेचा? 10। 180 ई रुपये को कितने % लाभ पर बेचा? अरे कितने लाभ पर बेचा? 10 में। तो 180 ई का 10% निकालेंगे ना। 18 रुपये आएगा। कितने आएगा? 18 ई रुपये। मैंने पहले ही दिमाग में निकाल लिया। कितना आएगा? 18 ई रुपये। अब मैं आपको पूछूं कि पतलून का विक्रय मूल्य बताइए। ये तो क्रय मूल्य था ना 180 रुपये। तो पतलून का विक्रय मूल्य बताइए, बताओ। 18 रुपये। पतलून का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 180 ई प्लस 18 ई कितना आ गया? 198 ई रुपये। कमीज का विक्रय मूल्य 168 ई रुपये और पतलून का विक्रय मूल्य 198 ई रुपये। अब हमने वस्तु कितने में बेची थी? टोटल में कितने रुपए में बेची थी वस्तु? टोटल 36,600 रुपये में। तो क्या इन दोनों का जो विक्रय मूल्य है, इन दोनों का योग करने के बाद 36,600 रुपये के बराबर आना चाहिए ना। क्योंकि ये हमने बेच दिया ना। इधर 168 ई रुपये में बेचा, इधर 198 ई रुपये में बेचा। तो इन दोनों का योग ही तो 36,600 रुपये के बराबर आना चाहिए ना। क्योंकि वो भी तो विक्रय मूल्य दे रखा ना। कर देते हैं बराबर। स्क्रीनशॉट खींच लो आप इसमें। कमीज का विक्रय मूल्य प्लस पतलून का विक्रय मूल्य कितना दे रखा था? टोटल 36,600 रुपए। तो कमीज का विक्रय मूल्य कितना आया? 168 ई रुपये। पतलून का विक्रय मूल्य कितना आया? 198 ई रुपये। इधर कितना आ गया? 36,600 रुपए। एज इट इज सजाती है पद है। जोड़ो कितना आएगा देखिए। कितना आ गया? 366 ई रुपये। 366 ई रुपये। अब मान किसका ज्ञात करना है? किसका ज्ञात करना है? ई का। इधर 36,600 रुपये है। 366 को कहाँ लेके जाऊंगा? भाग में। कितनी बार कटा? एक बार। 2 0 ऐसे कैसे? क्या आ गया? क्या आ गया? 100 रुपए नहीं। ई का मान कितना है? 100 आया सिर्फ। ई क्या था हमारे पास? क्या माना था ये हमने? बेटा ई माना था हमने। क्या माना था? कमीज का है? क्या माना था ये? हमारे पास कमीज और पतलून के कपड़े के मीटर का अनुपात कितना था? 3:2। फिर हमने उसमें क्या ऐड किया था? ई क्या था उसमें? ई चरपद था। और चरपद किस लिए माना था हमने? कपड़े के मीटर के लिए। किसके लिए माना था? कपड़े के मीटर के लिए। कि जैसे कमीज के लिए तो कितना मीटर कपड़ा चाहिएगा? ई मीटर। और पतलून के लिए कितना? ई मीटर। तो क्या करेंगे? ई का मान कितना आ गया? 100। और हमारे पास कमीज के लिए कितना मीटर था टोटल?
कमीज के लिए टोटल था 3 मीटर। कमीज के लिए 3 मीटर था ना, हाँ, तो 3 मीटर यानी 3 गुणा 100 100 कितना आ जाएगा? 300 मीटर है। मीटर। 300 मीटर। और पतलून के लिए 2 गुना ई। पतलून के लिए 2 ई बराबर 2 गुणा 100 बराबर 200 मीटर है। तो इसने हमसे सवाल पूछा था कि पतलून के लिए कितना मीटर कपड़ा चाहिए, तो बताओ कितना मीटर कपड़ा चाहिए? कितना मीटर? 500। अरे बेटे का कार्ड वो 200 मीटर लिख रहे हो कहीं कमाए ने, तो उत्तर आया पास भी कहीं हाँ हाँ कर रहे हैं, उत्तर निकाल तो लिया। पतलून के लिए कितना कपड़ा चाहिए? 200 मीटर। और कमीज के लिए 300 मीटर। हमारे पास सवाल यही था कि पतलून के लिए कितना कपड़ा चाहिए, बताओ तो कितना आ गया? 200 मीटर। 200 मीटर। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। बच्चों मैंने इसमें चर पद ई मान के किया है, आप चाहो तो x मान के भी कर सकते हो, क्योंकि x वाला मुझे पता है आपको इजी भी लगता है, इजी पड़ता है, तो आप जहां जहां मैंने ई लिखा है वहां x का मान, वहां चर पद का मान x रख कर भी आप मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 8। ले आओ रे टावरो। तो बच्चों अब आपने जे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 में आपने दे रखियो छे हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। ये बच्चों हमारे पास हिरण है और ये क्या कर रहे हैं? मैदान में चल रहे हैं। आधा भाग है ये हिरणों का, तो हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। ठीक है, शेष का 3/4 पड़ोस में खेल रहा है, और यहाँ पे 3/4 भाग क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। इधर क्या कर रहे हैं? इधर 3/4 भाग क्या कर रहे हैं? हिरणों का इधर खेल रहा है। ये तो क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। इधर एक तालाब और था, उसमें पानी भरा हुआ था, है ना? ये क्या कर रहे थे? बाकी के जो हिरण है ना, इधर पानी पीने के लिए गए हुए थे। भाई साहब प्यास लग रही थी उनको, ले रहे थे पानी, है ना? तो ये बच्चों ये हिरण ही है, इसको हिरण मान लेना। ये हिरण है, क्या है? हिरण। तो हिरणों का एक झुंड है। अरे क्या है? ध्यान से समझो। हिरणों का एक क्या है? झुंड है। ठीक है, हिरणों का एक झुंड है, उसमें से आधे हिरण क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। ये वाला है ना? आधे हिरण क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ऐसे। कैसे चल रहे हैं? ऐसे चल रहे हैं। बाकी बचे हुए का शेष 3/4 क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। ऐसे ऐसे। कैसे कैसे खेल रहे हैं? ऐसे ऐसे। और बाकी के क्या कर रहे हैं? तालाब में पानी पी रहे हैं। ऐसे। क्या कर रहे हैं? पानी पी रहे हैं। अब बच्चों हमें पता नहीं है, क्या पता नहीं है कि टोटल हिरण कितने थे, और इसने पूछ लिया कि बताओ कुल हिरण है कितने? चर भी रहे हैं, पानी पी रहे हैं और खेल भी रहे हैं। इसने क्या पूछ लिया? कुल कितने हिरण है? मान ले। क्या जैसे मान लो, हम मान लेते हैं। 1 मिनट रुको, हम मान लेते हैं, मेरी बात सुनो पहले। माना कि टोटल हिरण कितने थे? 100 थे। कितने थे? 100 थे। कितने हिरण थे? 100। मैंने आपसे कहा, क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि 100 में से आधे हिरण तो क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। 100 में से आधे हिरण चल रहे हैं। कितने चल रहे हैं? कितने चल रहे हैं? वो कितने गए? 50 हिरण चल रहे हैं। 100 में से 50 हिरण क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। निकाल दो 50 को तो बाहर। 50 तो क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं खेत में। ऐसे फेंक दो बाहर। अब बाकी कितने बचे? 50 हिरण और बचे। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि 50 बचे हुए हिरण में से 3/4 क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। 3/4 क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। 3/4 हिरण खेल रहे हैं 50 हिरणों का। कितने हिरणों का? 50। क्योंकि भाई देखो 50 तो चरने चली गई, उसमें तो कोई मतलब है नहीं, वो तो चरने चली गई, वैसा वो तो नहीं आएगी। बाकी कितनी बची थी हमारे पास घर में? 50 हिरण और बची थी। अब उन 50 में से भी 3/4 क्या करने लग गई?
खेलने लग गई और वो खेलने में बावड़े हो रहे हैं 3/4 हिरण, है ना। तो 3/4 हिरण खेलने में बावड़े हो रहे हैं। 50 का 3/4 कितना होता है? 3/4 का मतलब पता 3/4 क्या होता है? 3/4। इसको क्या कहते हैं हम? 3/4। कल मैंने आपको समझाया था 1/4, 1/3, 2/3 समझाया था ना मैंने। तो 3/4 का मतलब होता है 4 में से 3 भाग, यानी कि 4 बराबर भाग कर दिए किसी चीज के। जैसे ये रोटी थी, इस रोटी को हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया, 1 2 3 और 4 भाग कर दिए, है ना। अब क्या किया, 4 में से 3 भाग तो ये कुंदन ने खा गया। कितना भाग खा गया? 3 भाग तो खा गया और 1 भाग शेष रह गया। तो इन 3 भाग को कितने भागों में से खाया इसने? 4 बराबर भागों में से कितने भाग खा गया? 3 भाग। तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे? 3/4, यानी 4 में से 3। इसको हम हिंदी में कैसे लिखते हैं? 3/4। तो 50 हिरण थे ना, बाकी बचे हुए 3/4 हिरण क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। खिलाओ उनको। कौन खिलाएगा तुम में से? तुम खिलाएगी। 50 का 3/4 निकालो। कैसे निकालेंगे? 50 गुणा 50 का मतलब गुणा होता है ना, 50 का 3/4 ऐसे लिखेंगे ना। भाग 2 देके कितने बार गया? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 12.5 गुणा 3। ऐसे कुछ करके हिरण हमारे पास आ गए। चलो, ये 3/4 हिरण क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। अब वो कह रहा है क्या कह रहा है कि अब कितने हिरण बच रहे हैं? 9 हिरण और बच रहे हैं। 9 हिरण क्या कर रहे हैं? तालाब में पानी पी रहे हैं। 100 हिरण थे, 100 में से 50 तो चरने चले गए, बाकी 50 हमारे पास घर पे बचे। वो 50 में से 3/4 क्या कर रहे हैं? खेल कूद कर रहे हैं। और बाकी के हिरण कितने बचे? 9। बाकी हिरण कितने बचे? 9। वो क्या कर रहे हैं? तालाब में पानी पी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पानी पी रहे हैं। चलो अब सवाल पे ध्यान दो। माना कुल हिरण क्या करेंगे? क्या मान लेंगे? माना कुल हिरण कितने हैं? x है। हमें मानना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा, है ना। माना कुल हिरण कितने हैं? x है। x का आधा भाग क्या कर रहा है? मैदान में चल रहा है। तो x का आधा भाग करो रे। x का आधा भाग मैदान में चरने वाले हिरण कितने हैं? मैदान में चरने वाले हिरण कितने हैं? x का तो x बटा, अरे x का आधा कैसे ज्ञात करते हो? किसी चीज का आधा कैसे ज्ञात करते हो आप बताओ? किसी चीज का आधा कैसे ज्ञात करते हो? आधा एक हिंदी शब्द है, उसको कैसे लिखते हैं गणित में? बटे के रूप में। कैसे? आधा क्या है? हिंदी का शब्द है आधा। आधा को लिखते कैसे हैं गणित में? जैसे ये 1 है, ये क्या है? 1 है। मैं पूछूं आपको इसका आधा बताना है, आधा कैसे बताओगे? आधा इसका आधा आधा कैसे करोगे? तो 1/2। 1/2 क्यों किया? 1 का आधा कितना बताया आपने? 1/2। 1/2 ही बताया ना। 1/2 क्यों बताया? अब हमेशा ये चीज याद रखना, किसी भी चीज का आधा करने के लिए क्या करते हैं? उसमें 2 का भाग लगा देते हैं। क्या करते हैं? उसमें 2 का भाग लगा देते हैं। जीवन में कभी भी आपको किसी भी संख्या का, किसी भी चीज का आधा करना पड़े ना, आपको ऐसे बोले कि इस चीज का आधा करो, तो क्या करोगे? 2 का भाग लगा दोगे। क्या करोगे? 2 का भाग लगा दोगे। आप हिंदी में तो पता है, आपको हिंदी में तो बोल लेते हो हाँ इसका आधा भाग कर देंगे, लेकिन आपको पता नहीं है उस आधा को गणित में लिखते कैसे हैं। ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो 1 का आधा कितना हो जाएगा? 1/2। हाँ, तो 1 का आधा कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? 2 का भाग लगाकर। अब आगे तो x का आधा, तो मैदान में चरने वाले हिरण कितने थे? टोटल हिरण कितने थे? x। उसका आधा भाग क्या कर रहा है? मैदान में चल रहा है। तो x का आधा कैसे ज्ञात करेंगे? x/2। x/2।
कर लिया क्या था, x बटे 2। अब x ही ऋण थे टोटल, उनमें से x बटे 2 तो क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। अब कितने ऋण बचे, अब कितने ऋण बचे, x बटे 2 ही बचे, शेष ही ऋण, कुल ही ऋण में से आधे ही ऋण घटा दूं, कुल ही ऋण थे x और आधे ही ऋण x बटे 2। x में से x बटे 2 को घटाओ रे, लघुत्तम आया कितना 2, 2 गुणा x कितना आ गया 2x माइनस x बराबर कितना बचा x बटे 2। सेम टू सेम ही आ गया, ये तो पहले सेम टू सेम ही आ गया ना। अब सेम टू सेम कैसे आता है, किसी भी चीज का हम आधा करते हैं, जैसे मान लो 1 का आधा किया हमने, तो मैं आपको बोलूं कि 1 का आधा, आधा और आधा को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1, आधा और आधा को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, 1 ही आता है ना हमेशा। आधे और आधे को जोड़ेंगे तो आधा और आधा, इन दोनों का योग किया, दोनों का योग किया, लघुत्तम लिया कितना आया 2। लघुत्तम लेने के बाद ऊपर भी 2 ही आएगा, नीचे भी 2 ही आएगा अंतिम रूप से, तो 2 बटा 2, 2 से 2 कट गया, कितने बचे 1। तो ऐसे आधा और आधा कितने होंगे, मिलकर 1 हो जाते हैं। तो शेष ऋण कितने बचे हमारे पास, x बटे 2, कितने बचे x बटे 2। अब शेष ऋण का 3/4 क्या कर रहा है, पड़ोस में खेलने वाले ऋण, पड़ोस में खेलने वाले ऋण कितने हैं, शेष का 3/4 है ना, शेष का 3/4, शेष ऋण कितने थे, x बटे 2 थे ना, ये रे लिखा हुआ ना, देख के भी नहीं बोला जाता क्या यार तुम लोगों से, लिखा हुआ ना शेष ऋण कितने हैं, x बटे 2, x बटे 2 का कितना हुआ, खेल कूद कर रहा है 3 बटे 4 यानी कि 3/4, कितना आ गया, x को 3 से गुणा किया 3x, नीचे कितना आ गया 8। तो पड़ोस में खेलने वाले ऋण कितने हैं, 3x बटे 8। अब वो ये कह रहा है तालाब में पानी पीने वाले ऋण कितने हैं, तालाब में पीने वाले हीरा, तालाब में पानी पीने वाले ऋण कुल हीरा कितने हैं, 9, तालाब में पानी पीने वाले ऋण उसने पहले ही दे रखा है, कितने ऋण हैं 9, शेष बचे हुए ऋण कितने हैं 9। वो क्या कर रहे हैं, तालाब में पानी पी रहे हैं। अब इसने ऐसे कहा कुल ऋण बता दो, कुल हीरा मैदान में कितने चल रहे हैं x बटे 2, पड़ोस में कितने खेल रहे हैं 3x बटे 8, और तालाब में कितने पानी पी रहे हैं 9, अब मैं आपसे पूछूं कि टोटल ऋण बताओ तो क्या करोगे आप, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। कौन कौन से ऋण को जोड़ेंगे, कितने ऋणों को जोड़ेंगे, कौन कौन से ऋण जुड़ेंगे इसमें, हमारे पास 3 ही प्रकार के ऋण हैं, कितने प्रकार के ऋण हैं 3 प्रकार के, मैदान में चरने वाले, पड़ोस में खेलने वाले और पानी पीने वाले, ये 2 ऋण थे। टोटल ऋण कितने थे, x थे ना, ये लिखा हुआ ना, इनके बराबर तो करना है, x ही ऋण थे टोटल x ही ऋण थे, तो भाई साहब जितने ही ऋण थे उनको जोड़ दो। पहले तो कितना था x बटे 2, दूसरे नंबर पे कितने ऋण है 3x बटे 8, और तीसरे नंबर पे कितने ऋण है 9। ये x का मान इन तीनों के योग के बराबर आना चाहिए ना, क्योंकि हमने कुल ही ऋण कितने माने थे x माने थे, अगर हमने x ही ऋण माने थे तो भाई साहब x में से मैदान में चलने वाले ही ऋण, खेल कूद करने वाले ऋण और पानी पीने वाले ऋण, इन तीनों ही ऋणों का योग करेंगे ना तो किसके बराबर आना चाहिए x के बराबर, और x हमारे पास क्या है कुल ही ऋणों की संख्या है। चलो अब अपना समीकरण बन गया और अपना काम है हो गया, सलटा दो इसको, चरपद वाले एक तरफ इधर लघुत्तम लिया कितना आया 8 आ गया, 2 चौके 8 ऊपर 4x, 8 एकम 8 ऊपर 3x प्लस 1 का भाग लगाया 8 में, 8 बार 8 9 72, x बराबर 4x प्लस 3x कितना हो गया 7x प्लस 72 बटे 8 हो गया ना, 72 बटे 8। अब बेटा वो आपको वज्र गुणा वाली विधि याद है क्या, याद है, याद, तो एक काम करो 8 को तो इधर गुणा कर दो और 1 को उधर ले जाके गुणा कर दो, इधर तो आ गया 8x बराबर उधर में आ गया 7x प्लस 72 आ गया ना, इस 8 को इधर गुणा किया कितना आया 8x, इसे एक उधर किया 7x और 72 ऐसे किए से 8x माइनस 7x बराबर ये 8x माइनस 7x कहां से आया
8x इधर दे ही रखा था, 7x का मैंने पक्षांतरण कर लिया, इधर कितना आ गया माइनस का 7x। तो 8x में से 7x घटाएंगे कितना आएगा, 1x आ गया। तो x का मान कितना आ रहा है हमारे पास, 72। x का मान हमारे पास 72 आ रहा है। x क्या था हमारे पास, x हमारे पास थी कुल हिरण। तो कुल हिरण कितने हो गए, 72। कितने हो गए, 72। अब जैसे कुल हिरण हमारे पास 72 है, ठीक है। अब मैदान में चरने वाले हिरण, पड़ोस में खेलने वाले हिरण और तालाब में पानी पीने वाले हिरण, इन तीनों का योग करूंगा तो कितने हिरण आ जाएंगे, 72 हिरण। तो अगर आप इन तीनों समीकरणों में भाग रख के देखोगे ना तो इनका योग कितना आएगा, 72 हिरण। जैसे मैं रख दूं x बटे 2, x का मान कितना आ रहा है, 72। तो इधर तो कितना आएगा 36, क्योंकि 72 बटे 2 कितना आ जाएगा, 36। इधर अगर मैं मान रखूं 3x बटे 8 तो इधर 3 गुणा 72 बटे 8, 8 9 72 9 27। कितने आ गए, 27। समझ में आ गए 27 कैसे आए, हाँ। कैसे आए। x की जगह मैंने मान कितना रखा, 72, 3 गुणा 72 बटे 8, 72 8 से कितनी बार कट रहा है, 9 बार, 9 बार काट दिया, ऊपर 3 गुणा 9 बच गया, कितने आ गए 27। और तालाब में पानी पीने वाले कितने थे, 9। तो मैदान में चरने वाले हिरण तो कितने हैं, 36। पड़ोस में खेलने वाले हिरण कितने हैं, 27। और पानी पीने वाले हिरण कितने हैं, तीनों का योग कितना आना चाहिए, 72। आ जाएगा। योग करके देखो, मतलब हमारा x का मान बिल्कुल करेक्ट है। और हमारे पास मैदान में चलने वाले हिरणों की संख्या भी हमने 36 बता दी, शेष हिरणों की संख्या जो पड़ोस में खेल रही थी उनकी संख्या भी हमने 27 बता दी, और पानी पीने वाले हिरणों की संख्या 9 पहले से हमें दे रखी थी। तो इस प्रकार ये सवाल खत्म। स्क्रीनशॉट खींचो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मैं समझा लूं तो नहीं लूं यार थप्पड़ की मिल लो, काय बात होगी भाई। उठा लीजिए पक्का दे दीजिए मेरा। हाँ तो मैं देख लियो यार, तुम मजा मार रहा हो। नहीं मैं क्या भी मजा ले लियो। की आयु वो ये क्या है, उत्तरी नहीं, पौत्री, पौत्री का मतलब है पोती, बेटा की बेटी। बेटा की बेटी जैसे अपने दादाजी हैं, पोती, उनका बेटा ओम प्रकाश जी और उनकी बेटी आप, तो आप दादाजी के लिए क्या होगी, उनकी पोती। तो उस पोती को हिंदी शब्द में क्या बोलते हैं, पौत्री। क्या बोलते हैं, पौत्री। पौत्री। फिर पोते को क्या बोलेंगे, पौत्र। पौत्र। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। उसमें हमें दिया है दादाजी की आयु पौत्री यानी पोती की आयु की 10 गुनी है यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। कितनी है, 54 वर्ष अधिक है। तो दोनों की आयु बताइए। अब आप मुझे इतना बताओ इसमें से किसकी आयु किस पर निर्भर है। पौत्री की आयु दादाजी की आयु पर निर्भर है। हैं? पौत्री की आयु पौत्री की दादाजी की आयु पर निर्भर है। बेटा इस सवाल में दादाजी की आयु किसकी आयु पर निर्भर है, पोती की आयु पर, क्योंकि दादाजी की आयु किसकी 10 गुनी है, किसकी 10 गुनी है, पोती की आयु की। तो पोती की आयु मानेंगे ना हम यहाँ पे, क्योंकि दादाजी की आयु पोती की आयु पे निर्भर है। किस पे निर्भर है, पोती की आयु पे निर्भर है। तो पोती की आयु, पोती की आयु वो भी वर्तमान, कौन सी, वर्तमान, पोती की वर्तमान आयु का नहीं एक्स, अरे पोती की वर्तमान आयु कितनी मानेंगे, x वर्ष। कितनी है, x वर्ष। तो दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, 10 गुने, दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, 10x, कितनी गुनी है, 10 गुने, 10 गुनी किससे, x से, पोती की आयु से। तो 10 गुणा x बराबर 10x वर्ष। दादाजी की आयु है 10x वर्ष, पोती की आयु है x वर्ष। आगे दिया है यदि उनकी आयु पोती की आयु से 54 वर्ष अधिक है। किसकी आयु किससे अधिक है, दादाजी की आयु पोती से कितनी वर्ष अधिक है, 54 वर्ष अधिक है। ये हिंदी में दिया है, गणित में लिख लेगा इसको, लिख दो गणित में।
दादाजी की आयु पोती की आयु से कितनी अधिक है? 54 अधिक है। तो बच्चों दादाजी की आयु है 10x वर्ष, है ना? दादाजी की आयु 10x वर्ष। या फिर आप ऐसे कह लो कि पोती की आयु प्लस 54 वर्ष बराबर दादाजी की आयु। सही है ना? ऐसे लिखेंगे ना हम इसको। पोती की आयु में अगर 54 वर्ष जोड़ देंगे तो किसकी आयु आ जाएगी? दादाजी की। ये तो बात कह रहा ना, यदि दादाजी की आयु पोती की आयु से कितने वर्ष अधिक है? 54 वर्ष अधिक। तो पोती की आयु और उससे 54 वर्ष अधिक है, और किसकी आयु आ जाएगी? समझे क्या बात को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? बात को समझ गए क्या क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? दादाजी की आयु है ना वो पोती से कितनी ज्यादा है? 54 वर्ष अधिक है। तो क्या करेंगे? किन दोनों को? पोती की आयु और 54 वर्ष। हाँ, पोती की आयु और पोती की आयु में 54 वर्ष जोड़ देंगे ना तो किसकी आयु आ जाएगी? दादाजी की। पोती की आयु कितनी है? x प्लस 54 और बराबर दादाजी की आयु कितनी है? 10x। कितनी है? 10x। हमारे पास क्या बन गया? समीकरण बन गया। एक काम करो, 54 को तो इधर की तरफ पकड़ के रख लो और x पद को उस तरफ ले जाओ। 10x में से एक x गया तो कितने बच्चे? 54 बराबर 9x। अब एक काम कर लो, क्या इस समीकरण को 180 डिग्री पे घुमा लो। इसे कैसे? 180 डिग्री पे मैंने घुमाया तो इधर तो आ गया 9x और इधर आ गया 54। तो x का मान मुझे ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 54 में 9 का भाग लगाना पड़ेगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? 6 वर्ष। कितना आ जाएगा? 6 वर्ष। अब x हमारे पास क्या था? पोती की आयु। किसकी आयु थी x? पोती की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 6 वर्ष। कितनी आयु आ गई? 6 वर्ष। अगर पोती की आयु x 6 वर्ष आ गई तो दादाजी की आयु कितनी आ जाएगी? दादाजी की आयु 10 गुना 6 10 गुना 60 वर्ष। कितने वर्ष के हो गए दादाजी? 60 वर्ष की। मतलब पेंशन चालू हो गई। क्या हो गया? 60 वर्ष हो गई है दादाजी की उम्र। और पोती की आयु कितनी है? 6 वर्ष। सवाल को दोबारा समझो। दादाजी की आयु पोती की आयु की 10 गुनी है, ठीक साफ मान लिया। और दादाजी की आयु पोती की आयु 54 साल ज्यादा भी है, तो दोनों की आयु ज्ञात करो। माना हमने क्या किया? पोती की आयु मान ली। क्या मानी? x वर्ष। क्या मानी? x वर्ष। तो दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी? x ने काय से गुणा करला? 10 क्यों करला गुणा? क्योंकि दादाजी की पोती की आयु से कितनी गुणा है? 10 गुणा है। तो पोती की आयु x है और दादाजी की आयु गुणा 10 से, तो 10 से x वर्ष दादाजी की आयु आ गई। अब भी मैं सवाल में खेल क्यों है कि भाई दादाजी की आयु पोती की आयु से 54 साल ज्यादा है, तो आप काय करला? पोती की आयु को मायने 54 साल जोड़ दिला ना कुण की आयु प्राप्त हो जा रही है दादाजी की। तो पोती की आयु प्लस 54 वर्ष, फिर कुण की आयु प्राप्त हुई? दादाजी की आयु। जो आपा हिंदी के मान लिखा जब आपको सिर्फ और सिर्फ अपन मान लिखनो है पोती की आयु कितनी जी? x वर्ष। कितना साल जोड़ दिया अभी मैं? 54 साल। और दादाजी की कितनी आएगी? 10x। तो 54 बराबर 10 माइनस x, 54 बराबर 9x आगा। इन आपा 180 डिग्री बने क्या घुमा लिया तो 9x बराबर 54 आगा। सिर्फ इन एडिंग लेयर गया था, इन्हें एडिंग लेयर गया था। तो x बराबर 54/9 बराबर 6 वर्ष। तो x आपा माने था पोती की आयु, तो पोती की आयु आ गई 6 वर्ष और दादाजी की आयु 10 गुना 6 तो 60 वर्ष। खत्म। 54 प्लस 6 बराबर 60 वर्ष। हाँ, ऐसे भी हो सकता है। आ गया ना, देखिए x का मान 6 है तो 6 को अगर यहाँ पे डालेंगे ना अपन तो कितना आ जाएगा? 60 वर्ष। तो यही तो चीज है, ऐसे तो समझना होता है। स्क्रीनशॉट ले लो। ले भाई साहब, आज 2.4 को अंतिम सवाल बना आ गया था। आप आखिरी दो या ये प्रश्न आपने बहुत पढ़े हो। पक्का ही लो बेटा, मैं पढ़ लो दो। अन्यथा आदमी इंटरेस्ट का चीज में हो जाए, खराब चीज में सही चीज में बनाओगे इंटरेस्ट। मन खराब चीज में बनाते है, मन खराब चीज में बनाए। सबके हालत हुई है।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का अंतिम सवाल है। इसमें हमें दिया है कि अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब आप मुझे सवाल पढ़ के ये बताओ कि किसकी उम्र किस पे डिपेंड है, ऐसे बताओ। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु बने। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो अमन की आयु किसकी आयु पे डिपेंड है? किसके आयु पे डिपेंड है? पुत्र की। तो अमन के पुत्र की आयु हल निकालेंगे इसका। इसको तुम काट दोगे हमको। माना कि अमन के पुत्र की आयु x है। पुत्र की आयु कितना मानेंगे? x वर्ष मान लिया। और पुत्र की कौन सी आयु है ये? वर्तमान आयु। कौन सी आयु है? वर्तमान आयु। कितनी वर्ष है? x वर्ष है। कितनी है? x वर्ष है। अब अमन की आयु कितनी हो जाएगी? 3x 3 गुना x 3x। अमन की आयु है पुत्र की आयु से 3 गुनी। पुत्र की आयु है x और x का गुणा 3 कितनी हो जाएगी? 3x वर्ष हो जाएगी ना। अब ये हमें अलग बात बता रहा है, और 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु से 5 गुना थी। तो पहले तो आप दोनों को 10 वर्ष पहले की उम्र ज्ञात करनी पड़ लिया मैंने। तो अमन के पुत्र की 10 वर्ष पहले की आयु कितनी हो जाएगी बताओ? 10 वर्ष पहले अमन के पुत्र की 10 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? x माइनस 10 वर्ष। वेरी गुड बच्चों। अगर अमन के पुत्र की आयु x माइनस 10 वर्ष हो जाएगी तो अमन की आयु कितनी हो जाएगी? अमन की आयु 10 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? 3x माइनस 10 वर्ष। अब हमें इसने आगे कंडीशन दी है कि 10 वर्ष पहले जब हमने इन दोनों की उम्र पता लगाई थी तो उस समय क्या था? अमन की आयु उसके पुत्र से 5 गुनी ज्यादा थी। किससे 5 गुनी ज्यादा थी? अमन के। तो प्रश्नानुसार हमें दे रखा है अमन की आयु 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी? 5 गुनी। कितनी थी? 5 गुनी। 3 गुनी। तो प्रश्नानुसार अपन दे मिलियो 6 भी कमान है कि अमन की आयु 10 साल पहले पुत्र की आयु सु 5 गुनी थी। तो 10 साल पहले पुत्र की आयु कितनी जी है? 10 साल पहले पुत्र की आयु कितनी जी? x माइनस 10 से b की 5 गुना कर देला का पा। पुत्र की आयु में 5 गुना कर देला का पा। जरा काय के बराबर आवली? पिता की आयु के बराबर। काय के आयु के बराबर आवली? पिता की आयु। 10 साल पहले पिता की आयु कितनी जी? 3x माइनस 10। अब पढ़ो समीकरण। 10 साल पहले पुत्र की आयु अमन की आयु 10 साल पहले पुत्र की आयु से कितनी गुनी थी? 5 गुनी। यानी ये पुत्र की आयु कितनी है 10 साल पहले? x माइनस 10 से। तो x माइनस 10 का कितना गुना करेंगे? 5 गुना। x माइनस 10 का 5 गुना करेंगे तब उसके बाप के बराबर उसकी उम्र आ जाएगी। तो x माइनस 10 गुना 5 बराबर 3x माइनस 10 से। समीकरण बन गया। इधर अब एक बार से गुणा कर देंगे। इधर का आ गया 5x माइनस 50 बराबर 3x माइनस 10 से। आगा ना जाओ रे। 5x 3x दोनों से जाते हैं बच्चे। एक उड़ी लिया और आने 5x अड़ी लिया है 3x ने काय में वो माइनस में 3x बराबर अड़ी ने 50 माइनस में जो बड़ी लेगा प्लस में होगा और माइनस 10 यही किया 2x बराबर 40। 2x बराबर 40। x बराबर 40 बटा 2 बराबर 20। x को मान कितना होगा? 20।
तो x को मान काई माने था आप काई ने माने था x आप ये बताओ। अमन की पुत्र की वर्तमान आयु तो अमन का पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी 20 वर्ष। अगर अमन का पुत्र की अबार 20 अगर अमन को पुत्र अबार इटेन 20 साल हो जाए तो भी वो बापू कितने साल हो गए फिर 20 गुना 10 अरे नहीं 20 गुना 3 गुना 20 कितने साल को 60 वर्ष। ये की भी पेंशन है चालू होगी। तो अमन का पुत्र की वर्तमान आयु होगी 20 साल और अमन की आयु कितनी होगी 60 साल। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। आज 2.4 प्रश्नावली आपने बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब आप काल नया सिरा से प्रश्नावली 2.5 शुरू कराला। विशु पहले भी प्रश्नावली 2.5 के जो भी आधारभूत संक्रिया जवाब आप सर डालेला। ठीक है तो धन्यवाद बच्चों।